हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम आपको कराएंगे पीओटी टेस्ट 7 का सॉल्यूशन। उससे पहले एक खूबसूरत पोएट्री कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्दों की जीवित कहानी चाहिए और सारी दुनिया आपकी हो जाती है, एक बस उसकी मेहरबानी चाहिए, एक बस उसकी मेहरबानी चाहिए। तो आइए, आपने जबरदस्त पार्टिसिपेशन किया, तो जल्दी से पीओटी टेस्ट 7 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिसने जिसने टेस्ट दिया है वो कमेंट सेक्शन में अपना ये बता सकता है कि उसको टेस्ट कैसा लगा और क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। और जिसने जिसने टेस्ट दिया हर कोई ग्रुप में मैसेज कर दे, हर कोई इसके कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दे कि हाँ मैंने दिया है। और कौन कौन चाहते हैं क्लास स्टार्ट हो जाए। और जैसे कि पता है आपको कि क्लास के बीच में या फिर लास्ट में आपका रिजल्ट कभी भी सुनाया जा सकता है। ठीक है, तो आप कंटिन्यू क्लास के साथ बने रहो, आपका रिजल्ट कभी बताया जा सकता है। टॉप 10 बच्चे भी हो सकते हैं, टॉप 20 बच्चे हो सकते हैं। पर मैंने आज के टेस्ट में मैंने ये देखा कि मैक्सिमम बच्चों के बढ़िया नंबर आए, यानी कि कहीं ना कहीं आपका बेसिक अब धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत लास्ट में मैंने देखा कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत क्वेश्चन गलत है, पर देखा जाए तो बढ़िया रहा रिजल्ट आकर 60% प्लस करके रहा। हर किसी का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच प्ले ए मोर इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसका मतलब है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्रिएट करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या अदा करता है। एज अदा करता है, हेरेडिटी, हेरेडिटी बोलते हैं वंशानुगत क्रम, एनवायरमेंट यानी कि आपका वातावरण, और फोर्थ ऑप्शन है आपका इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि आर्थिक स्थिति। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा आपका। ये क्वेश्चन जो है ना आज के टेस्ट में मैंने जो करवाया था, ठीक है, जो मैंने आज के टेस्ट में 50 क्वेश्चन दिए थे, इसमें इससे करीब 30-35 तो क्वेश्चन हुए हैं जो पिछले आपके एक हफ्ते में कराए गए थे, 2-3 दिन में कराए गए थे। तो आपके तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन अभी 2 दिन पहले ही कराया गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। इसमें ये पूछ रहा है जो आपके एक तरह से इंडिविजुअल डिफरेंस होता है ना। पहली बात तो ये कि हर इंस्ट्रक्टर को जो ट्रेनेज है उनके इंडिविजुअल डिफरेंस को पता करने की उसके अंदर एक तरह से टैलेंट होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा रोल अदा करता है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा किसका होता है भूमिका, सबसे मेन इंपोर्टेंट कौन सा रोल करता है? क्या एज करता है, क्या आपका हेरिडिटी करता है, क्या आपका इन्वायरमेंट करता है, या फिर आपका इकोनॉमिक कंडीशन करता है? तो आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन पिछले साल 2018 के पेपर में पीओटी में आ चुका है, इसलिए मैंने इसको टेस्ट में दिया। तो जिसने भी कमेंट सेक्शन में जवाब दिया इसका इन्वायरमेंट उसका बिल्कुल सही है। अब आप सोच रहे हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका क्या है। भाई देखो, आप पूरे दिन क्लास में रहते हो, पूरे दिन आप फैमिली में रहते हो, आप दोस्तों के साथ रहते हो, यानी हम ये कह सकते हैं कि आप पूरा टाइम कहाँ एक्सपेंड करते हो? इन्वायरमेंट में। आपका अगर देखा जाए तो क्लास का इन्वायरमेंट क्या है, आपके घर का इन्वायरमेंट क्या है, आप जिस मोहल्ले में घूमते हैं उसका इन्वायरमेंट क्या है, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा ना आपके टीचिंग पे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है किसका, इन्वायरमेंट का। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका। हेरिटेज का भी पड़ता है तो उनका थोड़ा सा लेवल आपका कम है। सबसे ज्यादा जो होता है आपके इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण का पड़ता है आपके ऊपर। बढ़िया है, चिला है। यानी यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन के मैक्सिमम में जवाब देख रहा हूँ, करीब 99% बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ जनरल लर्निंग थ्रू स्मेल। इसका मतलब है जनरल लर्निंग के अंदर स्मेल का जो लर्निंग परसेंटेज होता है वो कितना होता है। तो 4% आपके सामने दिखाई गई है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ये देखो, ये क्वेश्चन आपका जो सेकंड चैप्टर का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, उसमें आपको बताया गया था, मैंने बताया था उस दिन, मैंने आपको 3 के बारे में बताया था। एक आपका होता है यहाँ पे देखो आप, जनरल लर्निंग है आपका। एक होता है हमारा जनरल लर्निंग, दूसरा होता है हमारा एक कौन सा होता है, दूसरा होता है स्किल लर्निंग, और तीसरा होता है हमारा केमिकल। यानी कि एक हो गया हमारा नॉलेज, यहाँ पे देखो किसकी बात करें, नॉलेज की। एक होता है आपका स्किल या जिसे बोलते हैं प्रैक्टिकल, और तीसरा होता है केमिकल। पर हमारे सब्जेक्ट में 2 है, कौन कौन से? एक नॉलेज बेस है और एक हमारा प्रैक्टिकल बेस है। तो जो हमारा तीसरा है केमिकल, वो हमारे सिलेबस में है नहीं। तो इसमें आपसे क्या पूछ रहा, जो आपका एक तरह से जनरल लर्निंग होता है उसमें जो आपका एक तरह से नॉलेज है, और नॉलेज में आपकी कौन से सेंस ऑर्गन के बारे में बात कर रही है, तो ये कर रहा है आपके नोज के बारे में कि आपका जो नाक है, नोज है, ये स्मेल के माध्यम से कितना परसेंट गेन करता है, कितने परसेंट सीखता है। तो क्या 13%, 6%, 4% या 3%? ये आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हो। तो जिसने भी इसका कमेंट सेक्शन में जवाब देख रहा हूं, तो मैक्सिमम बच्चों के सी डी करके आ रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, पर अभी आपको एक तरह से एक शेड्यूल दिखाएंगे तो आपको चीजें वहां पे क्लियर हो जाएगी। तो जिसने इसका जवाब दिया है क्या 3%, उसका बिल्कुल सही है, इसका हो जाएगा 3%। आप कमेंट सेक्शन में जवाब ये दे सकते हो, जो ये 13% है, ये डाटा किसका है? क्या ये डाटा आपका एक तरह से आइज का है,
क्या आपके ईयर का है, आपके हैंड का है, या आपके टोंग का है? तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब जो 13% है ये किसका है, आपके ये कौन से सेंस ऑर्गन का है? इससे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा ओवरऑल बता देता हूँ, आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाएगी। प्रेम सर, तो यहाँ पर आपके क्या है, एक प्रकार का एक कंपैरिजन स्टडी आपको दी गई है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाया गया है नेम ऑफ सेंस जनरल लर्निंग। इसका मतलब है जनरल लर्निंग के अंदर आपके पास जो भी आपके सेंसेस होते हैं, आपके उन सेंसेस के थ्रू कितनी लर्निंग होगी ये बता रखा है। लेकिन अगर आप राइट हैंड पे जाएं तो राइट हैंड पे आपको क्या बता रखा है, प्रैक्टिकल में इन सेंसेस से आपको कितनी लर्निंग होगी। तो एक डिफरेंस होता है, जनरल लर्निंग में परसेंटेज अलग होती है, और जो आपका वोकेशनल यानी कि प्रैक्टिकल्स जो होंगे उसमें लर्निंग अलग होगी सेंसेस के थ्रू। तो हम पहले देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जनरल लर्निंग से किस सेंस से कितना लर्न होता है। तो पहला है आपका साइट, इसका मतलब है देखना। जनरल लर्निंग में आप क्या करते हो, ज्यादातर आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हो, देख रहे होते हो, तो 75% आपको सीखने को मिलता है आपको साइट से। दूसरा है आपका एच, एच यानी कि सुनना, हियरिंग। हियरिंग आप कैसे करते हो, अपने ईयर्स के थ्रू, यानी कि ऑडिटरी सेंसेशन। तो यहाँ पर आपको जो परसेंटेज मिल जाती है ये होता है 13, ठीक है। तो 13% आप अपने कानों के द्वारा सुनते हो। और आपका थर्ड है टच। टच में आपको कितना मिल जाता है, टच यानी कि जब आप किसी जैसे किसी सरफेस वगैरह को छूते हो, है ना, तो इससे आप कितना सीखते हो, 6%। आपको स्मेल से 3% और टेस्ट से 3%, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, आपका जो नाक है और जो मुंह है वो पास पास है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो परसेंटेज मिलती है दोनों से वो बराबर मिलती है। कितनी मिलती है, 3%। तो यहाँ पे आप एक छोटे से इस एसोसिएटिव मेथड का यूज करके एग्जैक्टली रिकॉल कर सकते हो कि कितना परसेंटेज होगा। तो स्मेल और टेस्ट से 3% आपको सीखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि वोकेशनल यानी कि प्रैक्टिकल्स में क्या होगा, तो 75% जो है वो घटकर हो जाएगा 20%, ठीक है। 75% जो है वो घटकर हो जाएगा 20%। और जो हियरिंग है, सुनने का जो परसेंटेज है वो भी घटकर हो जाएगा 10%। 13 से 10, 75 से 20। लेकिन जो आपका टच है यानी कि आपका जो प्रैक्टिकल्स हैं उसके अंदर टच बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जब आप किसी चीज को छूते हो, जब आप किसी चीज को अपने आप से करते हो, तो वहां पर प्रैक्टिकली आपका जो टचिंग जो एक्सपीरियंस होता है उससे काफी ज्यादा सीखने को मिलता है। यहाँ पर आपको लगभग 60 to 63% आपको मिल जाता है। याद कैसे रख सकते हो, आपको जनरल लर्निंग के अंदर 6% सीखने को मिल रहा है हैंड के द्वारा, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकल में जाओगे तो सीधे 10 गुना कर दो, यानी कि 60% आपको मिलेगा सीखने को प्रैक्टिकल्स में। स्मेल की अगर हम बात करें या टेस्ट की अगर हम बात करें, तो पहले हमारा 3% था, ये बढ़कर हो जाएगा 5%। तो इस तरह से एसोसिएटिव मेथड का यूज करके आप इस जानकारी को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और इससे ये फायदा होगा कि ये जो जानकारी है ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी सीखने में कि कैसे आप बेटर तरीके से सीखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछा जनरल नॉलेज, नॉर्मल नॉलेज के लिए, तो आपका आईज जो होता है, आंख से सबसे ज्यादा सीखते हो, कितने सीखते हो, 75%। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल में, तो प्रैक्टिकल में डाटा हो जाता है आपको 60%। पर कुछ अलग किताबें वहां पे आपका 63 है, तो आप 60 के साथ भी जा सकते हो, 63 के साथ सकते हो। पर ये लगभग आपके दोनों के सेम होते हैं। पर आपसे अगर पूछ लिया जाए कि दोनों में से आपका जो नोज है, टोंग है, इनमें से सबसे कम किसका होता है, अगर बोथ है तो बोथ के साथ जाओ, अगर नहीं है तो सबसे कम किसका होता है, नोज का होता है। कितना होता है, 3%। तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई। तो आपसे क्वेश्चन आपको कैसे भी पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इन लर्निंग विच इम्प्लाइज डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड ईगरनेस। सीखने में जो एकाग्रता और उत्सुकता की डिग्री का तात्पर्य है। तो ये कह रहे हैं कि जो इसे हम क्या कहेंगे, इंटेलिजेंस कहेंगे, मोटिवेशन कहेंगे, यानी मोटिवेशन यानी कि एक तरीके से उत्साहित करना, एटीट्यूड, या फिर रेडीनेस कहेंगे, ठीक है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ये क्वेश्चन अभी आपको कराया गया था, ठीक है। तो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से क्या कह रहा है, सीखने में जो एक तरह से एकाग्रता यानी कि एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन, या फिर क्या करते हैं, एक तरह से आपके उत्सुकता करते हैं, यानी कि एगरनेस करेंगे। इसका मतलब क्या है कि देखो, आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, क्या कराया जा रहा है, क्लास में पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है। वहां पे आपके क्यूरियोसिटी के बारे में बात नहीं हो रही आपको, ठीक है। क्यूरियोसिटी थोड़ा सा आपका अलग है। अगर क्यूरियोसिटी होता तो आपको क्या होता है, मोटिवेशन के साथ जाते हैं। पर यहाँ पे क्या कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात की गई है, और फिर किसके बारे में बात की गई, एगरनेस के बारे में बात की गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे बताया जा चुका है कि जो आपके एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन होता है, एगरनेस होता है, इसके जो डिग्री होता है, इस डिग्री का क्या तात्पर्य, क्या मतलब होता है उसका, इसका क्या मतलब है, क्या इसका इंटेलिजेंस मतलब है, क्या इसका मोटिवेशन मतलब है, क्या इसका एटीट्यूड मतलब है, या फिर इसका रेडिनेंस। तो ये सब किया जाता है आपका रेडिनेंस में।
रेडिनेंस क्या कहता है भाई, जब तक एक सीखने वाला सीखने के लिए तैयार नहीं है ना, आप उसको सिखा नहीं सकते हो। एक सीखने वाला जो मेंबर है, जो ट्रेनिज है, जो स्टूडेंट है, अगर वो सीखने के लिए तैयार नहीं है तो आप कितना भी एफर्ट दिखाओ, आप कितना भी मेहनत कर लो, आप कितना भी संघर्ष कर लो, वो बंदा सीख नहीं पाएगा। इससे सीखने के लिए क्या चाहिए, उसको तैयार होना चाहिए, उसको रेडी होना चाहिए। तो जिसने इसके कमेंट सेक्शन में जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही है। इसके क्या हो जाएगा, रेडिनेंस यानी कि तैयारी। आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। जो रेडिनेंस का नियम होता है, इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, क्या इसको प्रिपरेशन में करते हैं, क्या इसको प्रेजेंटेशन में करते हैं, क्या इसको टेस्ट में करते हैं, या फिर हम इसको एप्लीकेशन में करते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हो। जो रेडिनेंस का नियम होता है, हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेचर ऑफ डोमेन अंडर नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, व्हाट इज द नेम ऑफ डोमेन अंडर विच लर्नर्स डेवलपमेंट नेचर एंड लॉज ऑफ लर्निंग कम्स। तो वो कौन सा डोमेन होता है जिसके अंतर्गत आपका जो स्टूडेंट है उसका एक तरीके से डेवलपमेंट नेचर, उसके नेचर का कैसे डेवलपमेंट हुआ है, और लॉज ऑफ लर्निंग यानी कि लर्निंग के जो लॉज हैं वो आ जाते हैं। तो साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, टेक्निक्स ऑफ लर्निंग है, या फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। देखो अब ये क्वेश्चन कराया गया था, मैंने उस दिन आपको इंडिकेट भी किया था। क्या इंडिकेट किया था, मैंने ये बताया था ये जो क्वेश्चन है आपका, ये कहीं ना कहीं जो आपके जो नेम में किताब है उसके जो आंसर किए वहां पे गलत है, पर आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, आपसे उस डोमेन का नाम पूछ रहा जिस डोमेन में क्या आता है आपका डेवलपमेंट नेचर, यानी जो ट्रेनिज है उसके जो नेचर का जो डेवलपमेंट होता है वो भी आता है इसमें। साथ ही साथ जो आपके लॉ ऑफ लर्निंग है, यानी जो सीखने के जो नियम है वो भी उसके अंतर्गत आते हैं, उसके अंडर ही आते हैं। तो ये आपका क्या होता है, क्या आपका साइकोलॉजी होता है, क्या आपका फिलोसफी होता है, क्या आपका टेक्निक ऑफ लर्निंग होता है, या फिर आपका एजुकेशन साइकोलॉजी होता है। तो आपको पता होगा जो हमारा सेकंड चैप्टर है हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी, सारे नियम कानून भाई इसके अंदर ही आते हैं। आपको सीखने का नियम क्या कहता है, सीखने का प्रिंसिपल क्या है, लर्निंग का, रोडिनेंस का नियम क्या है, मोटिवेशन का नियम क्या है, ठीक है। ये सारे नियम हमारे किस में आते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी में। थोड़ा सा आपको एक जनरल साइकोलॉजी और एजुकेशन, इसका तो आपको जिसने भी कमेंट सेक्शन में जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी उसका बिल्कुल सही है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में और एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो अगर आपसे पूछा जाए चेंज इन बिहेवियर, क्या चेंज इन बिहेवियर, तो ये आपका है एजुकेशन बोलते हैं इसको, या फिर हमसे बोलते हैं लर्निंग, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे चेंज, या फिर उससे बोल सकते हैं साइंस ऑफ बिहेवियर या सिर्फ साइंस इन बिहेवियर, तो ये आपका साइकोलॉजी है। साइंस यानी कि क्या बोल सकते हैं इसको, सीखने के विज्ञान को हम बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं साइकोलॉजी, या फिर हम क्या बोलते हैं साइकोलॉजी को, चेंज इन बिहेवियर यानी कि स्टडी ऑफ चेंज इन बिहेवियर। अगर स्टडी शब्द अगर जुड़ जाता है तो आपका साइकोलॉजी है। हाँ, चेंज इन बिहेवियर अगर नॉर्मल आपके इन्वायरमेंट के वजह से हो रहा है, किसी और के वजह से हो रहा है, तो ये आपका जनरल साइकोलॉजी है। अगर आपका जो चेंज इन बिहेवियर हो रहा है आपके एजुकेशन की वजह से आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है और आप इसका स्टडी कर रहे हो, तो ये आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी है। शायद आपको चीजें क्लियर है। अगर बस लिखा जाए चेंज इन बिहेवियर तो आपका एजुकेशन है या फिर लर्निंग है। अगर आपसे पूछा जाए स्टडी ऑफ चेंज इन बिहेवियर तो ये आपका है साइकोलॉजी। अगर आपका जो बिहेवियर चेंज हो रहा इन्वायरमेंट की वजह से तो आपका है साइकोलॉजी। अगर एजुकेशन की वजह से आपका बिहेवियर चेंज हो रहा तो ये आपका एजुकेशन साइकोलॉजी है। तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर होगी। थोड़ा सा यहाँ पे प्रेम सर बताएंगे फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं द नॉलेज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर एट ईच स्टेज ऑफ हिज और हर डेवलपमेंट। इसका मतलब है जो मनुष्य है, मनुष्य का उसकी एज के साथ जो डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, द नेचर एंड लॉज ऑफ लर्निंग एटसेट्रा विल बी आंसर्ड अंडर द डोमेन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसका मतलब है जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके साथ साथ मनुष्य का जो दिमाग है उसके मानसिक स्तर में वृद्धि होती है। इसके साथ साथ जो लॉज ऑफ लर्निंग है वो काम करने लगते हैं। इस सब को हम किस में अध्ययन करते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी में। तो यहाँ पर जो आपको ये इमेज यहाँ पे दिखा रखी है, तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चल रहा है, आपको आंसर सही पता होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है आपने कहीं और पे कुछ पढ़ा हो, बट हमने आपको प्रूफ दिखा दिया है कि सही आंसर क्या है और किस वजह से हमने इसको सेलेक्ट किया है। तो आप यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि क्या सही आंसर होगा। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी कि जो भी आपके लॉ ऑफ लर्निंग है या फिर आपके जो नेचर आपके डेवलपमेंट होती है सब आपके किस में आती है, सब आपके आते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। या जो हमारा दूसरा चैप्टर है ना, चैप्टरों का चैप्टर है, ये सबका बाप है एक से देखा जाए तो, ठीक है। सारे रूल रेगुलेशन सारे नियम कानून आपके यही है। अगर आपके ये चीज क्लियर नहीं है ना
तो बाकी के चैप्टर अगर आप कहीं ना कहीं गलतियां करोगे कि लेसन प्लान में कौन कौन से स्टेप होते हैं, उसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, आपका प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन क्या है, ये सारे चीज आपके किसमें आते हैं, तो आपके आते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में। वहां पे स्किनर साहब ने अलग बोला उसके बारे में, क्रो एंड क्रो ने अलग बताया, स्टीफन फिन ने आपका अलग बताया, पील ने आपका अलग बताया, अलग अलग साइंटिस्ट ने ना अलग अलग डेफिनेशन भी बताया आपके वहां पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द नेम ऑफ पर्सन हुज मेन जॉब इज टू कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम विच इंक्लूड प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो सारे के सारे काम करेगा टीचिंग के अंतर्गत, प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर तो आप सभी को सही देना चाहिए। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। अभी एक किसी मैडम ने कल के लेक्चर में पूछा था कि सर वो कौन सा मतलब कि उस पर्सन का नाम क्या होगा जो क्या करता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम को एक तरह से कंडक्ट करता है। क्या करता है? कंडक्ट करता है। ये किसमें करता है? एक तरह से मैनेजर के फॉर्म में। आपसे पूछा जाता है ना कि जो इंस्ट्रक्टर है उसका रोल अलग अलग होता है, मैनेजर के रूप में उसका अलग रोल होता है, ठीक है, एक स्टूडेंट के रूप में उसका अलग रोल होता है। तो कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम ये एक मैनेजर के रूप में करता है, एज ए मैनेजर के रूप में क्या करता है, कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसके अंदर क्या करता है वो, इंक्लूड क्या क्या रहता है उसके अंदर, प्लानिंग होता है, प्रिपरेशन हो जाता है, आपका प्रेजेंटेशन होता है, टेस्टिंग होता है, इवोल्यूशन होता है। तो ये काम कौन करता है? क्या एचओडी करता है, क्या प्रिंसिपल करता है, क्या आपका इंस्ट्रक्टर करता है, फिर लर्नर करता है? तो मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में करीब 100% बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है। यानी कि मुझे लग रहा है कि ये बच्चों को सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये टेस्ट पेपर में भी करीब 99% बच्चों का ये जवाब सही है वहां पे भी, ठीक है। मैं चेक कर रहा था वहां पे एक तरह से डाटा में, तो करीब 99% बच्चों का उन्होंने सही जवाब दिया है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी उसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वो तैयारी, विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग दैट प्रोवाइड्स स्किल एंड एजुकेशन टू प्रिपेयर फॉर ए जॉब। इसका मतलब है उस ट्रेनिंग को क्या कहेंगे जिसमें आपको स्किल भी सिखाई जाएगी और एजुकेट भी किया जाएगा। किस चीज के लिए? ताकि आपको इजीली जॉब मिल सके। तो उसे क्या कहा जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे प्राय आता है। अब देखो आपको पता नहीं अच्छी तरह से जो वोकेशनल ट्रेनिंग होता है वो क्या होता है, एक तरह से अप्रेंटिस ट्रेनिंग होता है वो क्या होता है, आपकी करिकुलम ट्रेनिंग होता है आपको क्या होता है, तो आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, आपसे ये पूछ रहा है कि आपको एक तरह से जॉब के लिए प्रिपेयर किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? आपको जॉब के लिए प्रिपेयर किया जाता है। और जॉब के लिए क्या क्या आपको चीजें प्रोवाइड की जाती है उस ट्रेनिंग में? तो आपको प्रोवाइड किया जाता है स्किल प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही साथ आपको स्किल के अलावा आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है, तो आपको एजुकेशन भी दिया जाता है। यानी कि आपको एक तरह से जॉब के लिए कैसे तैयारी की जाती है, आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है, आपको वहां पे स्किल के बारे में बताया जाता है और आपको एजुकेशन के बारे में बताया जाता है। तो आपको ये चीज शायद क्लियर है। यहाँ पे मैं करीब देख रहा हूँ 100% बच्चों का भी ये भी जवाब सही है। तो जिसने भी जवाब दिया इसका वोकेशनल ट्रेनिंग उसका बिल्कुल सही है। आपको वोकेशनल ट्रेनिंग में स्किल पे भी फोकस किया जाता है, एजुकेशन भी फोकस किया जाता है। पर अप्रेंटिस ट्रेनिंग में क्या आपको एक तरह से मेन उनका मोटिव क्या होता है अप्रेंटिस ट्रेनिंग में, तो आपके स्किल को डेवलप करने का होता है। पर वोकेशनल ट्रेनिंग में आपके स्किल पे भी फोकस किया जाता है और आपके एजुकेशन पे भी फोकस किया जाता है। शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जनरल लर्निंग में आप साइट के द्वारा कितना सीखते हो, यानी कि आप देखने के द्वारा कितना सीखते हो। तो परसेंटेज 4 आपके सामने दी गई है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। जो दूसरा क्वेश्चन था हमारा उसके अंदर आपको पूरी टेबल समझाई गई थी। मेरे ख्याल से आपको सही आंसर देना चाहिए। यहाँ पे तो मुझे लग नहीं रहा कि क्वेश्चन आपको गलत होना चाहिए, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन था उसमें पूरा आपको स्लाइड दिखा के बताया गया था आपको कि जनरल लर्निंग में आपके परसेंटेज क्या है, जो आपके स्किल लर्निंग में वहां पे परसेंटेज क्या है। तो सबसे ज्यादा आपका किसमें था? यहाँ पे देखो आप किसके बारे में बात कर रहा है, जनरल लर्निंग। यहाँ पे किसी तरह से आपके स्किल लर्निंग के बारे में बात नहीं कर रहा वो। यहाँ पे किसी प्रकार को स्किल लर्निंग के बारे में आपसे बात नहीं कर रहा, ना कि आपके प्रैक्टिकल के बारे में बात कर रही है, आपके नॉलेज के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रहा है? नॉलेज के बारे में। तो जो आप एक तरह से जो आपका जो आइज होता है उसके थ्रू आप कितना सीखते हो, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम हमारा था ना आइज के थ्रू। आप कितना सीख रहे थे वापस? 75%। तो जिसने भी इसका जवाब दिया 75% उसका बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं ये पूछ लेता हूँ, जो 13% है 30% है, ये आपका कौन से सेंस ऑर्गन के अंदर आता है? तो आप कमेंट सेक्शन में ये जवाब दे सकते हो। जो 13% है, क्या ये आपका ईयर के अंदर आता है, क्या आपके नोज या फिर टोंग के अंदर आता है? आप कमेंट सेक्शन में इसका भी जवाब दे सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्किल लर्निंग वोकेशन थ्रू साइट।
तो यहाँ पे जो अभी पिछला क्वेश्चन था आपका बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है। उसमें क्या था आपका, उसमें आपसे पूछा था कैसे लर्निंग के बारे में, आपको वहां पे पूछा था जनरल लर्निंग के बारे में, जो आपके किससे रिलेटेड था, आपके नॉलेज से रिलेटेड था। पर यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बात कर आपके स्किल लर्निंग के बारे में बात कर रहा हूँ। और स्किल लर्निंग में क्या आता है आपका, इसमें आता है आपका वोकेशनल आता है या फिर प्रैक्टिकल आता है। ये जस्ट क्वेश्चन जो सेकंड अभी इससे पहले जो 7वां क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है। वहां पे क्या मेंशन था, वहां पे आपका एक तरह से जनरल लर्निंग था, और जो आपसे नॉलेज के रिलेटेड था, जो कि आपके एक तरह से प्रैक्टिकल उससे था, किससे था, आपके नॉलेज ये थ्योरी से रिलेटेड था, पर ये आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। इसमें आपसे पूछ रहा कि आप अपने साइड यानी कि आईएएस के थ्रू कितना सीखते हो। तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, वहां पे आप कितना सीख रहे थे, तो आप वहां सीख रहे थे 75%, वो आपका नॉलेज था। पर ये आपके स्किल के बारे में बात कर रहा कि आप स्किल में आप इस सेंस ऑर्गन थ्रू कितना सीखते हो। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका फटाफट जवाब दो। वहां पे क्या था, 6% आपका क्या था, आपका हैंड था, ठीक है, यानी टच के माध्यम से आप 6% सीख रहे थे। वही प्रैक्टिकल में प्रेम सर ने क्या बताया था आपको कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60% हो जाएगा हैंड में। तो भाई यहाँ तो ये तो आपका हैंड का हो गया, आपका टच का हो गया, ये तो आपका हो नहीं सकता। अब बच्चे आपके 3 ऑप्शन, तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दो। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मैक्सिमम बच्चों को सही जवाब आ रहे हैं। तो जिसने भी इसका जवाब दिया है कौन सा 20%, उसका बिल्कुल सही है। क्या है 20%। आपका 60% किस में होता है, ये होता है आपके टच में होता है, यानी कि बोल सकते हो उसको हैंड से होता है। 20% आपके आईज से होते हैं, आपके आंखों से होते हैं। और जो आपका 10% होता है, ये 10% आपके कानों द्वारा होता है, हेयरिंग के द्वारा आप चीजों को सुनते हो। और 5% हमारा किस में होता है, हमारा स्मेल और हमारा टेस्ट में होता है, यानी कि नोज और टोंग में होता है, हमारा जो जीभ और हमारे जो नाक होते हैं इसके थ्रू हमारा 5% होता है। तो आपको यहाँ पे चीजें सारी क्लियर होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन हमारा यही तो था, स्किल लर्निंग के बारे में बात कर रहा था वो। स्किल लर्निंग में किसके फोकस कर रहा था वो, एक तरह से वोकेशनल प्रैक्टिकल के बारे में। तो आपको इसके बारे में पूछा था ना कि आप एक तरह से जो आईएएस है इसके थ्रू आप कितना सीखते हो प्रैक्टिकल में। तो ये डाटा हमारा 20% है। और जो 7वां क्वेश्चन था आपका वही था, आपका किसके बारे में पूछ रहा था, तो आपको एक तरह से जनरल लर्निंग के बारे में पूछ रहा था, आपके नॉलेज के बारे में। तो उसका था आपका 75% और प्रैक्टिकल में हमारा 20% हो गया। और ये 60% आपका किसमें हैंड के थ्रू है। तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर होगी। किसी को अगर डाउट है तो हम उसको और अच्छे से बताएंगे, किसी को डाउट है कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकता है वो, ठीक है। इसका भी आपका परसेंटेज 3 होता है। जो नवी किताब है वहां पे 5% मेंशन है, पर कुछ और स्टैंडर्ड किताब है जिसमें आपका अलग अलग परसेंटेज है। तो आपसे अगर पूछ लेता है कि सबसे कम किस में होता है, ठीक है, अगर आपने शास्त्री वाली पीडीएफ पढ़ा होगा तो उसमें आपसे क्वेश्चन है उसमें कि सबसे कम किस में होता है। तो सबसे कम अगर देखा जाए तो नोज में होता है, उसके बाद आपके टंग में होता है। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। पर किसी किसी किताब में आपका ओवरऑल भी आता है, बराबर आता है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा सकते हो। ऑप्शन में अगर बोथ दिया है तो आप उसके साथ जा सकते हो, अलग अलग है तो आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हो। तो शायद आपको यहाँ तक चीजें क्लियर है। आगे बढ़े, चाहते हो आगे बढ़े, चलो ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी सेटअप इन इंडिया इन 1982 वाज, जो 1982 में सबसे पहली ओपन यूनिवर्सिटी बनाई गई थी उसका नाम क्या था। जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन अभी हमने रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही बताया था आपको, एसोसिएटिव ट्रिक्स भी बताई थी। बाय चांस आप अगर वो ट्रिक्स मिक्स कर गए या वीडियो मिस कर गए तो आप डेफिनेटली देखें। जल्दी से बताइए आपका क्या आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसका कमेंट सेक्शन में फटाफट जवाब दे सकते हो कि फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी सेटअप की गई थी, कब की गई थी इंडिया में, 1982 में, यानी कि 1982 में की गई थी। कौन सी थी आपकी वो, तो जल्दी आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। अभी आपको 2 दिन पहले बताया गया था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके पेपर में पूछा जा सकता है ये, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका फटाफट जवाब दो, फिर हम आपको कुछ अलग चीज बताने वाले हैं, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में इसका करीब करीब जवाब जो है 80% के करीब आसपास सही आ रहे जवाब। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर कौन सा, बी या सी, जल्दी बी। देखो कोई कमेंट में जवाब नहीं दे रहा, यानी सी, यानी कि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो, कोई बी कह रहा है कोई सी कह रहा। तो इसका जिसने भी जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही है। क्या है इसका, बी आर ए, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया। थोड़ा सा मैं आपको एडिशनल नॉलेज दे देता हूँ। ये कब बना था आपका 1982 में। ये कहाँ पे स्थापित आपका, हैदराबाद में। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा आपको। तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये कहाँ पे आपका, हैदराबाद में। कौन से ईयर में हुआ था, तो 1982 में हुआ था, ठीक है। शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर होगी। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पे आपका, न्यू दिल्ली में। कब बना था, 1985। तो आपको यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत सही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
ये क्वेश्चन नंबर है 10, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसका मतलब है इंदिरा गांधी, ओ भाई इसका, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कहाँ पे ये, आप यहाँ पे सिटी का नाम बता सकते हो और ईयर भी बता सकते हो कौन सी ईयर में आपका, ठीक है। तो क्या ये आपका 1982 में, अभी पिछले क्वेश्चन बताया गया था आपको, 1982 में, 1985 में, या फिर अलग है? तो आप एक तरह से उसका, इसका तो एक तो नाम बता दो आप, ठीक है। इसमें कौन से जो आपकी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन सिटी है, ये कहाँ पे, आपको एक तो सिटी का नाम भी बताना है, साथ ही साथ जिसको ये पता है कि ये कौन से ईयर में स्टेब्लिश की गई थी, कौन से साल में की गई थी, तो आप उस ईयर का भी नाम भी बता सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में जवाब सही आ रहे, क्योंकि इससे पहले हम क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं कि जो आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, ये आपका कब बना था? तो ये बना था आपका 1985 में। और कहाँ पे आपका? ये दिल्ली में। कहाँ पे? आपको दिल्ली में। तो आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई। तो जिसने भी इसका जवाब दिया, ऑप्शन नंबर भी उसका बिल्कुल सही है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देते हैं, जो आपका 1982 में बना था, ये आपके हैदराबाद में कौन सा आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी। और जो आपका 1985 में बना था, ये आपका कौन सा है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पे आपका? दिल्ली में। कहाँ पे आपका? दिल्ली में। तो आपके यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। ये आपका कब बना था? ये आपका 1985 में बना था। कहाँ पे? ये आपका दिल्ली में। इसका फुल फॉर्म क्या आपका? इसका है आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन क्लियर हो गए, ठीक है। सही है ना? आगे बढ़े, किसी को डाउट तो नहीं है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ट्रांजैक्शनल टाइप ऑफ लीडरशिप। इसका मतलब है ट्रांजैक्शनल टाइप ऑफ लीडरशिप में क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहले ही पिछले हफ्ते हमने ये क्वेश्चन कराया है, जल्दी से बताइए क्या चॉइस है। तो आपको मैंने बताया था आपको कि जो आपका ट्रांसैक्शनल, आपको जो भी पता सामने आ जाए, ट्रांसैक्शनल सेक्शनल आ जाए, यानी कि हर कंपनी में एक सेक्शन होता है ना, हर कंपनी में सेक्शन हो जाता है। आपके कंपनी में भी चाहे तरह से बात कर सकते हैं, क्लास में भी होता है, जहां पे आपका सेक्शनल आ जाए, शब्द जुड़ जाए, तो आपको भाई कुछ नहीं सोचना है। वहां पे आपको कुछ सोचना नहीं, आपको बस एक चीज देखना है, क्या वहां पे रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात की जा रही है या नहीं की जा रही है। अगर ये शब्द वहां पे आ गया, तो आपको भाई वहां पे कुछ नहीं सोचना है, आप सीधे रिवॉर्ड और पनिशमेंट के साथ जा सकते हो, ठीक है। आपको कुछ अलग सोचना नहीं है। तो जिसने भी इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दिया है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, उसका बिल्कुल सही है। इसका क्या होता है, जो लीडर होता है एक तरह से पॉलिसी वो आप क्रिएट कर देगा और रूल रेगुलेशन बना देगा और आपको कुछ एक तरह से टारगेट देगा करने के लिए। अगर टारगेट आपने अगर सही टाइम पे किया तो आपको रिवॉर्ड देगा, आपको अवार्ड देगा। अगर आपने काम गलत किया, गलत तरीके से किया, सही टाइम पे नहीं किया, तो आपको पनिशमेंट करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा वो, ठीक है। ये लीडरशिप बहुत एक तरह से खराब से होते हैं, ठीक है। आपको टारगेट देंगे, आपने किया तो अच्छी बात है, आपकी तारीफ करेंगे, आपकी वाह करेंगे, बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत अच्छा सही करता है। और आपने अगर धोखे से भी भाई गलत कर दिया ना, तो फिर तो आपकी खैर नहीं है, ठीक है। फिर तो आपको कंपनी से बाहर निकाल देगा, या फिर आपको ये कर सकता है कि आपकी सैलरी काट ले, कुछ ना कुछ आपको पनिशमेंट कर सकता है। आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो, जो ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका कौन सा लीडरशिप है। क्या ये ऑटो क्रेडिट है, क्या ये डेमोक्रेटिक है, ये लाइजर्स फेयर है। तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो कि जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका कौन सा लीडरशिप है। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप ये जवाब दे दो, जो ऑप्शन नंबर ये आपका कौन सा लीडरशिप है। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका फटाफट जवाब दे सकते हो, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, उसका बिल्कुल सही है। आपने कमेंट सेक्शन में बहुत बड़े जवाब दिया। मैंने ज्यादातर बच्चों को देख रहा हूँ डी के लिए ऑटोग्रेड के साथ जा रहे हैं और एक किसके लिए जा रहे हो, पैटर्निस्टिक के साथ जा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ ए गुड काउंसलर। इसका मतलब है एक अच्छे काउंसलर की निम्नलिखित में से कौन सी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ये बहुत क्वेश्चन अब बढ़िया है, आपसे पहले बता चुका है, ठीक है, कि एज काउंसलर के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा गुड उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। क्या उसके अंदर इम्पैथिक होना चाहिए, क्या उससे सिंपैथिक होना चाहिए, उसका गुड ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, या फिर उसका जो नेचर बेस्ट होना चाहिए। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ज्यादातर बच्चों के जवाब जो है बिल्कुल सही आ रहे हैं, यानी सारे बच्चे किसके साथ जा रहे हैं, सिंपैथी के साथ जा रहे हैं। किसके साथ जा रहे हैं, सिंपैथी के साथ जा रहे हैं। तो शायद आपके यहाँ पे चीजें क्लियर है, यानी कि जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर है उसका बिल्कुल सही है। थोड़ा सा इसके बारे में एक लाइन में बता देता हूँ, यहाँ पे चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। इम्पैथिक मतलब क्या है, इम्पैथिक मतलब क्या होता है, आप उसके फीलिंग को उसके साथ समझ रहे हो। क्या आप उसके फीलिंग को उसके साथ समझ रहे हो, ये चीज क्या है, ये है आपका इम्पैथिक। सिंपैथिक क्या है, आप उसके लिए उसकी फीलिंग को समझ रहे हो। क्या
आप उसके लिए उसको महसूस कर रहे हो, ये पहले मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। तो उसको इम्पैथिक होना चाहिए। इम्पैथिक मतलब क्या है, वो उसकी हेल्प कर ली, देखो उसकी फीलिंग को महसूस कर रहा है, उसके साथ 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 उसके हेल्प के लिए तैयार हो रहा। तो जब ये चीज आएगा तो ये आपका सिंपैथिक है। बस आप उसकी एक तरह से फीलिंग को महसूस कर रहे हो, बाकी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो आप, तो ये चीज क्या आपका सिंपैथिक है। तो उसको सिंपैथिक नहीं इम्पैथिक होना चाहिए। तो आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, सपोर्टिंग ए पर्सन इफ फेसिंग ए पर्सनल क्राइसिस और प्रॉब्लम इज नोन एज। इसका मतलब है अगर एक पर्सन है वो कुछ पर्सनल क्राइसिस से गुजर रहा है या फिर किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार कराया जा चुका है, ठीक है। अभी आपको 2 दिन पहले आपको बहुत अच्छे से समझाया गया था इसके बारे में, ठीक है। तो आप ये बता सकते हो कि वो एक पर्सन है, ठीक है, जिसके पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, ठीक है। उसके पास क्या आ रहा है, बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है, उसको फेस कर रहा है वो। तो ऐसा कौन सा पर्सन है भाई जो उसको सपोर्ट करेगा उसके प्रॉब्लम में? क्या वो कोचिंग है, मेंटरिंग है, काउंसलिंग है, या फिर आपका ऑल द अबव? तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दो। मैं अभी तक चेक कर रहा हूँ जितने भी अभी तक जवाब दिया बच्चों ने, सबका लगभग लगभग ये जवाब सही है। यानी जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर क्या, ए या सी? तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी यानी कि काउंसलिंग, उसका बिल्कुल सही है। आप कमेंट सेक्शन में ये जवाब दे सकते हो, जो काउंसलिंग शब्द है ये आपका किससे किससे मिलके बना हुआ है, ठीक है। काउंसलिंग जो शब्द है ये किस 2 शब्दों को मिलकर बनाया गया है? तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्पस ऑफ कोचिंग इज। कोचिंग का क्या पर्पस होता है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपको पहले बता चुका है। जो कोचिंग होता है उसका पर्पज अलग होता है, जो मेंटरिंग होता है उसका पर्पज अलग होता है, जो काउंसलिंग होता है उसका पर्पज आपका थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई थी, आपको कल ही बताया गया था। तो कोचिंग का मेन पर्पज क्या होता है? कोचिंग आपके एक जो कोच है, आप उसके पास, आपके पास एक स्किल है, आप उसके पास गए अपने स्किल को और थोड़ा सा डेवलप करने के लिए। तो उसने क्या किया, आपके जो स्किल है, आपके अंदर जो गिफ्ट है पहले से, उसको एक्सपोज करता है। वो उसका क्या था, रोल था। पर पर्पज क्या होता है? उसका पर्पज होता है जो आपकी परफॉर्मेंस पहले जो खराब चली थी उसको इंक्रीज करना है। क्या है? इंक्रीज करना है। तो जिसने भी जवाब दिया है इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, ए या डी? तो जिसने भी इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंक्रीज परफॉर्मेंस, उसका बिल्कुल सही है, ठीक है। जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज परफॉर्मेंस, उसका बिल्कुल सही है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो आपका सी है। ये आपका किसका पर्पज है? तो ये है आपका काउंसलिंग का। जबकि बी किसका पर्पज है? ये आपका मेंटरिंग का है, ठीक है। ये आपका काउंसलिंग का है, ये आपका मेंटरिंग का है, ये आपका कोचिंग का है। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। मैं थोड़ा सा आपको कोचिंग के बारे में भी बताऊंगा, आप इसका जवाब दो पहले, ये क्या क्वेश्चन क्या कहता हूँ। तो 15वां क्वेश्चन है आपके सामने, कॉमन मीनिंग ऑफ कोचिंग, मेंटरिंग एंड काउंसलिंग इज। इसका मतलब है कि ये जो तीनों टर्म्स दी गई है, कोचिंग, मेंटरिंग एंड काउंसलिंग, इन तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो इसमें क्या पूछ रहे हैं, देखो एक होता है आपका काउंसलिंग, एक होता है आपका मेंटरिंग, और एक होता है कोचिंग। ये तीनों आपको तीनों अलग अलग तरीके से आपकी हेल्प करते हैं। इनका मेन नेचर क्या होता है, आपको किसी न किसी तरह की आपकी हेल्प की जाए, ठीक है। वो अलग बात है भाई कि इनका जो हेल्प करने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। इनका तरीका जो होता है अलग अलग होता है। कोचिंग आपको किसी अलग तरीके से हेल्प करेगा, मेंटरिंग जो आपकी थोड़ी सी अलग तरीके से हेल्प करेगा, और जो आपका काउंसलिंग है ये थोड़ा सा आपके अलग तरीके से हेल्प करेगा। पर इनका तीनों का मतलब यह है कि आपको चाहेंगे किसी न किसी तरीके से आपकी हेल्प की जाए, ठीक है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर है उसका बिल्कुल सही है। समवन इज ट्राइंग टू हेल्प, यानी किसी तरह से चाहेंगे दूसरे की हेल्प करना। अब मैं थोड़ा सा आपको चीजें और बता देता हूँ। जो काउंसलिंग है ये कैसे हेल्प करता है, इसका जो ऑप्शन अगर देखा जाए, आपसे पूछ लेते हैं काउंसलिंग की डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इसी क्या है, क्या चीज क्या कह रहा है आपसे, कि सपोर्टिंग ए पर्सन इफ फेसिंग ए पर्सनल प्रॉब्लम। एक पर्सन जो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है उसके लिए जो सपोर्ट कर रहा है वो आपका काउंसलिंग है। यानी जो ऑप्शन नंबर सी है ये किसका डेफिनेशन है, ये आपका काउंसलिंग का है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी के बारे में, यानी कि समवन शेयरिंग द नॉलेज, यानी वो पर्सन जो अपने नॉलेज को शेयरिंग करता है, हम उसको क्या कहते हैं, तो ये आपका मेंटरिंग का डेफिनेशन है। और जब ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करें हम, यानी कि डेवलपिंग स्किल के बारे में बात कर रहे हैं, स्किल यानी कि डेवलपिंग स्किल ऑफ ए पर्सन, यानी उस पर्सन के जो स्किल है उसको एक्सपोज करेगा या डेवलप करेगा, तो ये करता है आपका कोचिंग। तो ये आपका कोचिंग का डेफिनेशन है, ये आपके काउंसलिंग का डेफिनेशन है, ये आपका मेंटरिंग है। बस तीनों का कॉमन अगर मतलब निकाल के निकाले, तीन का मतलब होता है दूसरों की हेल्प करना। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कोचिंग इज डिफाइंड एज। कोचिंग को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं?
शेयरिंग और गिविंग विजडम और नॉलेज टू द पर्सन, आप उसे नॉलेज दे रहे हो, ज्ञान दे रहे हो। समवन इज ट्राइंग टू हेल्प, आप किसी की हेल्प करना, उससे आप कोचिंग कहोगे। एक्सपोजिंग एग्जिस्टिंग गिफ्ट्स एंड स्किल ऑफ ए पर्सन, इसका मतलब है कोई पर्सन है उसको आप एक्सपोज करोगे कि हाँ आप इन चीजों को कर सकते हो, एक्सपोज करते हो आप उसके, ठीक है। और फोर्थ है सपोर्टिंग ए पर्सन इफ फेसिंग ए पर्सनल क्राइसिस और प्रॉब्लम, इसका मतलब है कोई व्यक्ति जो है वो पर्सनल क्राइसिस से गुजर रहा है, आप उसको सपोर्ट करते हो। जल्दी से बताइए क्या आंसर हो। तो यहाँ पे देखो, आपके जो कोचिंग है उसकी डेफिनेशन अलग होता है, जो काउंसलिंग उसका डेफिनेशन अलग होता है, और जो आपका मेंटरिंग होता है उसका डेफिनेशन अलग होता है। आपको भी बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये किसका डेफिनेशन है? तो ये आपका काउंसलिंग का डेफिनेशन है। तो वो प्रॉब्लम को जो बंदा फेस कर रहा है उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। और मेंटरिंग क्या करता है? आपके अंदर स्किल है। मेंटरिंग क्या है? आपके जो मेंटर है उसके पास नॉलेज होता है, विजडम होता है, वो अपनी नॉलेज और अपने एक तरह से विजडम को अपने उस पर्सन को यानी कि मेंटी को शेयर करता है। तो ऑप्शन नंबर जो ये है ये आपका मेंटरिंग का डेफिनेशन है। जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका काउंसलिंग का डेफिनेशन है। और जो ऑप्शन नंबर बी है ये तीनों का कॉमन मीनिंग है, तीनों का, चाहे कोचिंग हो, काउंसलिंग हो, मेंटरिंग हो। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो ये चीज आपका एक पर्सन के पास कोई भी गिफ्ट पहले से ही है, फिर इसको स्किल है, तो उस चीज को एक्सपोज जो करता है ना, ये आपका कोच करता है। कौन करता है? कोच करता है। तो कोच ये डिफाइन करता है। तो इसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही है। मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ तो ज्यादातर बच्चों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको थोड़ा सा बता देते हैं कोचिंग क्या चीज होता है। तो सबसे पहले आप ये मैसेज कर दो, जो कोचिंग शब्द है ये आपका किस किस से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे फोकस दिखाता हूँ कि फोकस किस पे होता है, इसका रोल क्या होता है, और साथ ही साथ मैं आपको ये बता देता हूँ इसका पर्पज क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पे देखो, डेफिनेशन आपको आप सामने आने वाला है। इसका जो मेन डेफिनेशन होता है कि आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर जो गिफ्ट है उसको ये एक्सपोज करता है। ये हमारा कोचिंग का मेन काम होता है, ठीक है। अब इसका फोकस किस पे होता है? तो उसका फोकस देखो, उसका फोकस किस पे होता है कि आपके अंदर जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करना है, और आपको एक तरह से मोटिवेशन, आपको स्पीकिंग दे रहा है, आपको एक तरह से मोटिवेट करेगा वो, और आपके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा। यह उसका क्या होता है? यह उसका क्या होता है? ये इसका एक तरह से फोकस होता है किस चीज पे। अगर हम बात करें इसका रोल क्या होता है, तो आपके लाइफ में गोल सेट करेगा, आपको एडवाइस देगा, एडवाइस देने के बाद क्या करेगा? क्रिटिसाइजिंग करेगा, आपको एक तरह से क्या करेगा? आलोचना करेगा। भाई आलोचना तो करेगा करेगा, आप अच्छा करोगे तो आलोचना करेगा। और उसका पर्पज क्या है? तो उसका पर्पज मेन आपका जो आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना। तो जिसने भी कमेंट सेक्शन में जवाब दिया कि कोचिंग का मेन किससे मिलकर बना है, कोच और प्लस कोचिंग, उसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो मेंटरिंग से रिलेटेड है। तो मेंटरिंग क्या होता है? तो मेंटरिंग क्या होता है बताओगे आप? मेंटरिंग में पहला ऑप्शन है आपका शेयरिंग और गिविंग विजडम और नॉलेज टू द पर्सन, आप किसी व्यक्ति को आप नॉलेज दे रहे हो, ठीक है। समवन इज ट्राइंग टू हेल्प, किसी की हेल्प कर रहे हो। एक्सपोजिंग एग्जिस्टिंग गिफ्ट्स, जैसे कि पिछले ऑप्शन में था। और फोर्थ आपका ऑप्शन है सपोर्टिंग ए पर्सन इफ फेसिंग ए पर्सनल क्राइसिस, ठीक है। इसका मतलब है कोई पर्सन है उसको आप उसकी क्राइसिस में हेल्प कर रहे हो। तो ये जल्दी क्वेश्चन से तो बताइए ये क्या। क्वेश्चन तो मुझे नहीं लग रहा किसी का गलत होगा, क्योंकि अभी मैं पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ कि मेंटरिंग का मेन डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो मुझे अभी तक लग रहा है कमेंट सेक्शन में जितने भी कमेंट देखा मैंने ट्रेनर्स के, लगभग हर किसी का सही है। और जो आपने टेस्ट भी दिया था उस टेस्ट में भी ये क्वेश्चन 100% बच्चों का बिल्कुल सही है। यानी जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर कौन सा, ए या बी? तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर है, यानी कि शेयरिंग या गिविंग विजडम या नॉलेज टू द पर्सन, यानी कि जो पर्सन है उसके पास कौन सा मेंटी है। आप तो कमेंट सेक्शन में पहले ये जवाब दे दो, जो मेंटिंग शब्द है ये आपका किससे किससे मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपका जिसने भी जवाब दिया मेंटर प्लस मेंटी, उसका बिल्कुल सही है। मेंटी के पास नॉलेज है, उसके पास कम है, पर मेंटर के पास ज्यादा है। वो अपने नॉलेज, अपने विजडम और उस पर्सन को शेयर करता है। तो शेयरिंग करने का जो प्रोसेस है इसको मेंटिंग शब्द के नाम से जानते हैं। तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर होगी। जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, कौन सा ऑप्शन नंबर आपका? जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका कोचिंग का डेफिनेशन है, और जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका काउंसलिंग का डेफिनेशन है। शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको जो बताया था कि मेंटरिंग शब्द है वो किससे मिलकर बना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। इससे पहले मैं इसका डेफिनेशन बता देता हूँ, इसका रोल बता देता हूँ, और इसका फोकस बता देता हूँ। तो आपको चीज थोड़ा सा और यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो मेंटरिंग शब्द क्या है? जो मेंटर है उसके पास नॉलेज है, विजडम है, उस नॉलेज को वो मेंटी के पास जो पर्सन है उसको शेयर करेगा, चाहे गिविंग करेगा, ये आपका मेंटरिंग होता है। अब हम बात करते हैं इसका फोकस किस पे होता है। तो भाई इसका फोकस होता है लर्निंग और डेवलपमेंट, यानी कि जो चीज उसने उसको शेयर किया ना, तो वो चाहेगा ना जिसको शेयर किया उसको डेवलप करना और उसको सिखाना चाहेगा ना, तो उसका मेन फोकस का वही होता है लर्निंग और डेवलपमेंट। अगर उसके रोल के बारे में बात करें
तो रोल क्या होता है, टीचिंग करना, उसको एडवाइजिंग देना और इनकरेजिंग करना, यानी कि उसको एक तरह से प्रोत्साहित करेगा, वो एडवाइस देगा और उसको चीजों को सिखाएगा। तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर होगी, आपको ये पता चल गया डेफिनेशन क्या होता है, आपको ये पता चल गया उसका फोकस क्या होता है, आपको उसके रोल के बारे में पता चल गया। अभी हम रिजल्ट भी बताने वाले हैं, आप टेंशन ना लो। जो लोग चाहते हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपके बहुत बढ़िया नंबर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका मार्केटिंग मिक्स से रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता है हमारे पास 8 पी होते हैं मार्केटिंग के, तो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से जो छठा पी होगा उसका नाम क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। कल के क्लास में मैंने बताया था आपको, कल के क्लास में बिल्कुल सीक्वेंस आपको याद करवाया था 1 से लेकर 8 तक। आप सबसे पहले मुझे ये बताओ, जो आपका बेसिक मार्केटिंग मिक्स है ये आपका कौन सा है? क्या आपका 4P है, 5P है, 7P है, 8P है? जो आपका बेसिक होता है जिसको हम ट्रांजिशनल मार्केटिंग मिक्स कहते हैं, आप सबसे पहले उस कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे दो। जो आपका 4P है, जो आपका स्टार्टिंग हुआ था मार्केटिंग मिक्स, उसका नाम क्या है? तो आपने कल अगर अच्छे से याद कर लिया होगा कि सीक्वेंस क्या होते हैं 1 से लेकर 8 तक जो पी है, अगर आपको सीक्वेंस याद है तो आप इसका जवाब बहुत बढ़िया दे सकते हो। पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जवाब थोड़े से अलग अलग आ रहे हैं बच्चों के, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में भी थोड़े से ऊपर नीचे हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर कौन सा, सी या डी? तो जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही है। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका प्रोसेस। क्या हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा। आप जवाब दे सकते हो जो ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका कौन सा पी है? तो ये आपका कौन सा पी है, 7P है, 8P है? तो ये आपका है 8वां पी। 7वां क्या होता है आपका, फिजिकल एविडेंस होता है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे सीक्वेंस में बता देता हूँ, आपको चीजें थोड़ा सा अलग हो जाएगी। तो आपसे ये पूछा था ना छठे पी के बारे में, तो छठा पी आपका यही है ना आपका, देखो कौन सा था, प्रोसेस। यहाँ पे देखो आप इस पी के बारे में बात करें, छठे पी के बारे में। जो छठा पी आपका, इसका नाम क्या है? इसका नाम आपका प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखो ये आपका छठा पी है, इसका नाम है प्रोसेस। जो 7वां पी है इसका नाम है फिजिकल एविडेंस। और जो आपका 5वां पी है इसका नाम है प्रोसेस। ये आपके बेसिक 4P है जिसको बोलते हैं ट्रांजिशनल मार्केटिंग मिक्स। ये आपका जो 7P है इसको एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। ये आपका जो 8वां P है उसको हम कौन से नाम जानते हैं, क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो शायद आपको चीजें क्लियर हो गई। ये आपके बेसिक मार्केटिंग मिक्स है, ये आपके एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स है। तो आप सीक्वेंस में इसको याद कर सकते हो, आपसे पूछ सकते हैं पेपर में कि दूसरा पी इसका नाम क्या है, तीसरा पी उसका क्या नाम है, जो चौथा पी उसका नाम क्या है। आपसे भी पूछ सकता है जो बेसिक 4P है उसको किस नाम से जानते हैं, जो आपका 7P है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, इन विच सेंचुरी साइकोलॉजी वाज कॉल्ड साइंस ऑफ बिहेवियर। इसका मतलब है वो कौन सी सेंचुरी थी जिसके अंदर साइकोलॉजी को कहा गया साइंस ऑफ बिहेवियर। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हो गया था, जो आपका हिंदी था वहां पे मैंने थोड़ा सा अलग लिख दिया था, और जो आपका इंग्लिश में लिखा था मैंने अलग लिख दिया था। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको पता होना चाहिए कि साइंस ऑफ जो एक तरह से बिहेवियर था, एक तरह से उसको कब कहा गया था, ठीक है। और साइंस ऑफ कॉन्शसनेस ये आपको कौन से सेंचुरी में कहा गया था, ठीक है। तो जो मैंने एक जो टेस्ट पेपर में दिया था वहां पे थोड़ा सा अलग हो गया था। उसमें क्या हुआ था, मैंने हिंदी में आपको अलग दे दिया था और इंग्लिश में मैंने अलग पूछ लिया था, जिसके वजह से ट्रेनिंग ने क्या किया, हिंदी वालों ने अपने हिंदी के हिसाब से दिया और जो इंग्लिश वाले थे उन्होंने अपने इंग्लिश के हिसाब से दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके 1 नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा कि कौन से सेंचुरी में जो एजुकेशन पे जो डेफिनेशन आया था उसमें कहा गया था चेतना का विज्ञान, या फिर क्या कहा गया था, साइंस ऑफ कॉन्शसनेस कहा गया था आपका, ठीक है। तो ये आपके कौन से सेंचुरी में कहा गया था, तो आप इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। क्या इसका जवाब ए होगा, क्या इसका बी होगा, क्या इसका सी होगा या डी होगा। यानी कि आपको 16वीं सेंचुरी में कहा गया था, 17 से 18वीं सेंचुरी में, 19वीं सेंचुरी में, या फिर 20वीं सेंचुरी से प्रेजेंट में कहा गया था, ठीक है। आप कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट में हिंदी इंग्लिश अलग अलग हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसका आप जवाब दे सकते हो कि साइंस ऑफ कॉन्शसनेस ने जो है किस सेंचुरी में कहा गया था। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दो, क्या होगा इसका। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका जवाब मैं देख रहा हूँ बच्चों के थोड़े बहुत अलग अलग आ रहे हैं। तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर कौन सा, तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही है। आपके 19th सेंचुरी में आपका ये बताया गया था, जो आपकी साइकोलॉजी है, हम साइकोलॉजी को साइंस ऑफ कॉन्शसनेस के नाम से जानते हैं, यानी कि चेतना के विज्ञान के नाम से जानते हैं। शायद आपको चीजें क्लियर होगी। आप ये बता सकते हो जो आपकी 16वीं सेंचुरी थी, हम उसमें साइकोलॉजी किस डेफिनेशन के नाम से जानते थे, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा प्रेम सर बताएंगे, फिर आपको चलेंगे आगे की तरफ। यहाँ पर साइकोलॉजी की जो अलग अलग अवधारणाएं रही हैं, अलग अलग सेंचुरी में अलग अलग अवधारणा को एक तरीके से माना गया। लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें कि
सबसे पहले अगर हम देखें कि किस नाम से जानते थे, तो सबसे ज्यादा जो लंबे समय तक अवधारणा चली वो थी आत्मा के ऊपर आधारित अवधारणा। यानी कि हमारी जो साइकोलॉजी है दैट इज रिलेटेड टू अवर सूल, हमारी आत्मा से रिलेटेड है। और सबसे जो लास्ट वाली अवधारणा है वो किस पर आधारित है, वो एक तरीके से बिहेवियर पर आधारित है। तो दो में तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सबसे पहली कौन सी थी, सूल पे आधारित थी, आत्मा पे आधारित थी, और जो लेटेस्ट वाली है वो किस पे आधारित है, बिहेवियर पे आधारित है, कैसा बिहेवियर होगा। ठीक है, तो सिर्फ अब दो बच गई आपकी। तो दूसरे वाली जो है आपकी, यानी कि जो आपका 7वीं 17वीं से लेके 18वीं शताब्दी थी, वो किस पर आधारित थी, माइंड के ऊपर आधारित थी। ठीक है, माइंड के ऊपर आधारित थी कि माइंड की जो माइंड हमारा क्या है, कैसे काम करता है, इन सब के ऊपर हमारी जो थी साइकोलॉजी आधारित थी। उसके बाद है आपका जो 19वीं शताब्दी है, 19वीं शताब्दी किस चीज पे आधारित थी, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब हमारा माइंड क्या सोच रहा है, हमारा जो माइंड है वो किस स्टेट ऑफ माइंड पे काम कर रहा है, किस क्षमता पे काम कर रहा है, तो इसे बोलते हैं स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये जो था आपका 19वां था, 19वीं शताब्दी। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। एसोसिएटिव मेथड का आपको यूज करना पड़ेगा, तभी आप इन फैक्ट्स को अच्छे तरीके से याद कर पाओगे, नहीं तो आप इनको भूल जाओगे। तो यहाँ पे क्या था, मैंने हिंदी वाले में थोड़ा सा लग दिया था, हिंदी वाले इंग्लिश वाले में क्या दिया था मैंने, साइंस ऑफ बिहेवियर। तो उसकी वजह से बहुत से बच्चों ने यहाँ पे 20वीं सेंचुरी के साथ गया हुआ, ठीक है। पर जो मैं एक तरह से रियल करना चाह रहा था वहां पे मैं चेंज नहीं कर पाया, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस लिखना चाह रहा था मैं, वहां पे लिख नहीं पाया। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर ऊपर नीचे हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस जो था आपका, ये कौन सी सेंचुरी में कहा गया था, और साइंस ऑफ जो बिहेवियर है आपकी कौन सी सेंचुरी में कहा गया था आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चीजें क्लियर होगी, कौन सा सही है क्या गलत है इसका, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्टिमुलस से रिलेटेड है, थ्योरी ऑफ स्टिमुलस। इसका मतलब है कि जो आपके स्टिमुलस होते हैं उसके ऊपर जो थ्योरी दी है वो किसने दी है। तो जल्दी से बताइए, 4 एजुकेशनलिस्ट के नाम आपके सामने हैं, क्या आंसर होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टिमुलस पे किसने थ्योरी दिया था, क्योंकि जो थ्योरी है ना इसके कई सारे नाम है यार। पाउलो साहब की अलग थ्योरी है, उनके कई सारे नाम है। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसके अलग थ्योरी नाम है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी उसके बहुत से नाम है। जो आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी उसके अलग नाम है, ठीक है। तो आप सबसे पहले मुझे बताओ, थ्योरी ऑफ स्टिमुलस की थ्योरी को हम जानते हैं, किस थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ स्टिमुलस की थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो अगर आपको ये पता है तो आप उसके एक तरह से जो है जिसने दिया था, आप उस साइंटिस्ट का भी नाम जान सकते हो। तो क्या है इसका, क्या पाउलो साहब ने दिया था, थॉर्नडाइक साहब ने दिया था, कोहलर साहब ने दिया था, स्किनर साहब ने दिया था। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है ना, उसी को हम थ्योरी ऑफ स्टिमुलस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए उसका बिल्कुल सही है, पाउलो साहब ने दिया था। कहाँ के थे वो, रशियन थे, कहाँ के थे वो। तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं कि पाउलो साहब थे, कहाँ के थे, रशियन थे, आपके जर्मन थे, या आपके कैसे थे। आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, आप क्लासिकल कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ स्टिमुलस के नाम से जानते हैं। किसने दिया था, तो ये दिया था आपके पाउलो साहब ने दिया था। किसने दिया, आपके पाउलो साहब ने दिया था। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया था, आपके थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। इनसाइड थ्योरी किसने दिया था, आपके कोहलर साहब ने दिया था। और जो आपकी ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी इसने किया था, स्किनर साहब ने दिया था। जो थ्योरी ऑफ इमिटेशन है यानी कि बंडोरा साहब ने दिया था। तो आपको यहाँ पे चीजें यहाँ पे सारी क्लियर हो गई। ये किस पे रिसर्च किया था, डॉग पे किया था। ये किस पे किया था, ये बिल्ली पे किया था। ये चिंपंजी पे किया था। और ये किस पे किया था, ये किया था आपके चूहे पे। और ये क्या है, ये इसको हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, किसे, सोशल थ्योरी के भी नाम से जानते हैं। तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये क्वेश्चन है आपका थ्योरी ऑफ इमिटेशन, जिसे हम बोलते हैं नकल का सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने दिया, ये सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, कोहलर ने दिया, एल्बर्ट बैंडोरा ने दिया, या फिर स्किनर ने दिया। तो जल्दी से बताइए क्या होगा, और इसके बारे में मैं थोड़ा सा कुछ आपको एडिशनल चीजें बताऊंगा, तो जल्दी से आंसर दीजिए। अभी आपको पिछले स्लाइड में बताया गया इसके बारे में, तो मुझे तो लग नहीं रहा किसी का गलत होगा इसका। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, बंडोरा साहब, उनका बिल्कुल सही है। प्रेम से थोड़ा सा बताएंगे फिर आगे चलते हैं। देखिए, ये जो थ्योरी है इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है ये किसने दी थी, एल्बर्ट बैंडोरा। इसका मतलब क्या है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को देखते हैं कि कोई जो पर्सन है वो इस तरीके से पढ़ा रहा है या उसकी पर्सनैलिटी इस तरह की है, तो हम क्या करते हैं, उसको एक तरीके से कॉपी करने लगते हैं कि चलो हम भी ये काम करके देखते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, नकल का सिद्धांत। तो इसको किसने दिया था, एल्बर्ट बैंडोरा ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वां क्वेश्चन कीजिए सर। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन।
एजुकेशनल साइंस, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की एक साइंस है। ये किसने कहा था? 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। क्या स्टीफन ने कहा था, पील ने कहा था, क्रो ने कहा था, स्किनर ने कहा था? तो आप इसे कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, किसने कहा था आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी की जो आपका एजुकेशन साइकोलॉजी है ये आपका साइंस ऑफ एजुकेशन है, किसने कहा था? तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर कौन सा, ए या बी? तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर बी उसका बिल्कुल से पील साहब ने कहा। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि स्टीफन ने क्या कहा, पील ने क्या कहा, क्रो ने क्या, स्किनर ने क्या कहा, तो आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, स्किनर ने ये कहा कि भाई एजुकेशनल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की वह ब्रांच है जो आपके टीचिंग और लर्निंग में यूज किया जाता है, जिससे आपकी टीचिंग और लर्निंग बेस्ट हो जाती है। ये किसने कहा? आपके स्किनर साहब ने कहा। क्रो ने क्या कहा? क्रो ने ये कहा कि आप जन्म से लेकर ओल्ड अवस्था यानी बुढ़ी अवस्था कुछ न कुछ सीखते हो, आप लर्निंग एक्सपीरियंस करते हो। अगर आप उसका एक तरह से एक्सप्लेन और क्या करते हो, डिस्क्राइब करते हो, तो इसको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। जबकि पीर भाई साहब आ गए, ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम तो एजुकेशन साइकोलॉजी किस नाम से जानेंगे नहीं। इन्होंने क्या कहा? एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है? एजुकेशन साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के विज्ञान को हम एजुकेशन साइकोलॉजी कहते हैं। किसने कहा? पीर भाई साहब ने कहा। अब आगे स्टीफन भाई साहब ये क्या कह रहे हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी एक सिस्टमेटिक वे है, एक सिस्टमेटिक स्टडी है किस चीज का, कि आप अपने एजुकेशन को कैसे ग्रोथ कर रहे हो, कैसे डेवलप कर रहे हो, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं एक चाइल्ड है वो अपना कैसे ग्रोथ कर रहा है, कैसे डेवलप कर रहा है, उसके सिस्टमेटिक वे को जब भी आपके सामने आएगा सिस्टमेटिक स्टडी है, सिस्टमेटिक वे, तो ये किसने कहा था? ये आपके स्टीफन साहब ने कहा था। तो आपको सारी चीजें क्लियर होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विद रेफरेंस टू रिलेटेड इंफॉर्मेशन ए मोटर कार ड्राइवर स्पेस ब्रेकिंग एंड गियर सिस्टम ऑफ मोटर कार। इसका मतलब है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, जो आपका अगर एक कार ड्राइवर है उसको क्या आना चाहिए, ठीक है, उसको मान लिया जो आपका ब्रेकिंग सिस्टम है या गियर सिस्टम है, तो उसके संबंध में क्या उसको कितना आना चाहिए, तो वो आपका मस्ट नो होना चाहिए, शुड नो होना चाहिए, कुड नो होना चाहिए। आप इसका जल्दी जवाब दो, इसका बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जल्दी चलते हैं आगे। फिर अभी आपको 10-15 मिनट में रिजल्ट भी लॉन्च किया जाएगा, टॉप 10 टॉप 20 बच्चों का नाम लिया जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट करो। तो जो एक तरह से ड्राइवर है उसको क्या मोटर जो है आपका, ठीक है, मोटर गियर सिस्टम और साथ में ब्रेकिंग सिस्टम, उसके लिए शुड भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शुड भी होना चाहिए। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी उसका बिल्कुल सही है। मस्ट बी के लिए क्या होगा? मस्ट बी के लिए उसको ड्राइविंग के सारे टेक्निक आने चाहिए, ये उसका मस्ट बी है। कुड भी क्या, कुड नो क्या होगा? कुड भी नो आपका पेट्रोल की अगर कीमत आ जाए, यानी कि पेट्रोल की प्राइस पूछ ले आपसे, तो उसका आपका कुड नो होगा। शुड भी यानी कि उसका मोटर कार की ब्रेकिंग से आ जाए तो आपका शुड भी होगा। और जो मस्ट भी क्या होगा? तो उसके एक तरह से जो ड्राइविंग टेक्निक है आपका मस्ट भी में आएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, ओला फैक्ट्री सेंसेशन किससे संबंधित है? हमने आपको अच्छे से पढ़ाया है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। ओला फैक्ट्री से बताया गया था आपको। तो जिसने भी देख कमेंट सेक्शन में जवाब देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया लोगों के बढ़िया सेक्शन जवाब आ रहा है। आप एकदम बढ़िया सा जवाब वाला दो, बढ़िया सा जवाब दे उसका, बिल्कुल बिल्कुल सही होना चाहिए जवाब, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि जो आपका ओला फैक्ट्री सेंसेशन है ये आपका किससे संबंधित है? तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, यानी कि सेंस ऑफ स्मेलिंग किसके द्वारा? नोज के द्वारा। तो आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। अगर आपसे पूछ दिया जाए, आपसे क्या पूछा जाए, अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए विजुअल तो आपके आइज द्वारा होता है, और ऑडिटरी किसके बारे में आता है? तो ईयर में होता है आपका। ओलाफैक्टिक तो आपके नोज में आता है। गैस्ट्रेटिक किस में आता है? आपके टोंग में आता है। जबकि अगर टचवल से पूछे तो आपके स्किन में आता है। अगर आपके काइनेसिस के बारे में पूछे तो आपके मसल में आ जाएगा। तो शायद आपके यहाँ पे चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, फिजिकल डिफरेंस में अपीयरेंस किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अपीयरेंस में क्या आता है। भाई देखो, जो बंदा एक तरह से स्मार्ट होता है, अट्रैक्टिव होता है, अगली होता है, तो इस टाइप के जो चीज आते हैं ना, ये आपके अपीयरेंस में आते हैं। वो देखने में कैसा लगता है आपका। ठीक है, तो फिजिकल डिफरेंस में आपके 4 टाइप के होते हैं, अभी डिस्कस करेंगे। तो इसका कमेंट सेक्शन में जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी उसका बिल्कुल सही है, यानी कि अगली, यानी कि एक तरह से भद्दा दिख रहा हो, थोड़ा सा विचित्र दिख रहा, तो ये चीज आपका अपीयरेंस में आता है। स्मार्ट हो गया, अट्रैक्टिव हो गया, तो ये चीज अभी आपका अपीयरेंस में आता है। आपको चीजें यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, आपके जो फिजिकल डिफरेंस होते हैं इसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया। एक का नाम हमने फिजिक दिया, दूसरे का हेल्थ, तीसरे का हैंडीकैप, चौथे का अपीयरेंस। तो अपीयरेंस में पूछा गया जो आपके अट्रैक्टिव होते हैं, जो आपके हैंडसम होते हैं, जो अगली होता है, इस टाइप के जो भी आते हैं, आपको अच्छा दिख रहा, खराब दिख रहा है, ये आपके किस में आते हैं? अपीयरेंस में आता है। जबकि हैंडीकैप में क्या है? आपके जो भी सेंस ऑर्गन है, किसी अगर एक सेंस ऑर्गन में कोई डिफेक्ट पाया जाता है तो हमारा हैंडीकैप में जाता है। हेल्थ में क्या होता है? अगर बस्ट है,
आपका स्ट्रॉन्ग है, नॉर्मल है, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आता है वो तो हेल्थ से रिलेटेड होगा। अगर छोटा है, लंबा है, ठीक है, दुबला पतला है, मोटा है, तो ये आपको फिजिक में आ जाएगा। तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द नॉलेज एंड स्किल रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर फील्ड इज कॉल्ड। इसका मतलब है अगर आप स्किल सीख रहे हो, ठीक है, और नॉलेज सीख रहे हो किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो उसे आप क्या कहोगे? 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। पहला आपका ट्रेनिंग है, दूसरा आपका नॉलेज है, तीसरा आपका एजुकेशन है, चौथा आपका अलग चीज। तो आप से कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। आपसे क्या पूछ रहा है, पर्टिकुलर फील्ड के बारे में पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन मैं पहले टेस्ट में भी दे चुका हूँ, वहां पे मैंने देखा था करीब 70% बच्चों के क्वेश्चन गलत थे, इसलिए मैंने इसको दोबारा दिया था आज के टेस्ट में, ठीक है। जैसे सेशन आज खत्म होगा उसके 5 या 7 मिनट बाद हम आपको रिजल्ट का अनाउंस करने वाले हैं, ठीक है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर है यानी कि ट्रेनिंग, उसका बिल्कुल सही है। एक ऑप्शन अब ये आपका ट्रेनिंग है, ये आपका नॉलेज है, ये आपका एजुकेशन है, ये आपका ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ट्रेनिंग, उसका बिल्कुल से। ट्रेनिंग क्या होता है, अभी आप एक सीआईटीएस कर रहे हो यानी ट्रेनिंग कर रहे हो, आपने एक फील्ड डिसाइड किया है ना, किससे कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल से कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहे हो, ऑटोमोबाइल से कर रहे हो, जिससे भी कर रहे हो, तो आपका एक पर्टिकुलर फील्ड है। आप अपने पर्टिकुलर फील्ड में अपने नॉलेज को, अपने स्किल को क्या कर रहे हो, एक तरह से डेवलप कर रहे हो, तो आपका ट्रेनिंग में हो गया। शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हु लीड ए ग्रुप। एक ग्रुप को जो लीड करता है उसे क्या कहते हैं? लीडरशिप कहते हैं, लीडर कहते हैं, स्ट्रेसर कहते हैं, या एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो अभी तक कमेंट सेक्शन में जवाब सही से आ नहीं रहा इसका, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है जो एक ग्रुप को जो लीड करता है, हम उसको किस नाम जानते हो? क्या लीडरशिप होता है, वो लीडर होता है, स्टेशर होता है, फिर इंटरप्रेन्योरशिप होता है, क्या होगा इसका? तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर क्या है, बी, यानी कि लीडर, ठीक है। लीडर क्या करता है, एक ग्रुप को लीड करता है। वो क्या करता है, लीड करता है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, लीडरशिप क्या है, ये आपका प्रोसेस हो गया आपकी, ठीक है, प्रोसेस हो गया, आपकी एक्टिविटी होगी, आपकी लीडरशिप हो गया। तो लीडर क्या है, उसको लीड करता है। तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है विच टाइप ऑफ लर्निंग इज टीचर सेंटर्ड। इसका मतलब है कौन सी लर्निंग होती है जो टीचर सेंटर्ड होती है? एंड्रागोजी होती है, पैडागोजी होती है, या फिर दोनों होती है, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे अभी तक देख रहा हूँ बहुत से बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका क्या होगा, क्या इसका ये होगा, क्या इसका बी होगा, क्या इसका सी होगा, या डी होगा? तो आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हो फटाफट, क्या होगा इसका। तो इसका जिसने भी जवाब दिया कौन सा, एंडागोजी पैडागोजी दोनों, क्या होगा इसका? जल्दी कमेंट सेक्शन में जवाब दो। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए या बी, तो जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी यानी कि पैडागोगी, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। पैडागोगी में क्या होता है, एक तरह से देखा जाए इसमें तो क्या होता है, इसमें एक तरह से क्या होगा आप बताओ। इसमें जो ट्रेनिज है, मतलब एक तरह से जो स्टूडेंट होते हैं, छोटे बच्चे वाले होते हैं, पैडागोजी में क्या होता है, जो चाइल्ड के लिए जो टेक्निक हम यूज करते हैं आपका पैडागोजी में आता है आपका, ठीक है। एंडागोजी में क्या है, जो हमारे अडल्ट के लिए जो सिखाया जाता है, वहां पे आपने बच्चों को जो सिखा दिया वही मान लेते हैं, ठीक है। तो आप जो बता दिए टीचर को, जो आपने टीचर ने टीनेज को बता दिया, बच्चों को बता दिया, बच्चों मान लेते हैं, ना कोई डिस्कस करते हैं ना अपना कुछ रखते हैं राय। तो ये आपका पैडागोगी में होता है। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लर्निंग इज लर्नर सेंटर्ड। ऐसी कौन सी लर्निंग होती है जो कि आपका लर्नर सेंटर्ड होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो जो भी आपने क्वेश्चन नंबर 28 देखा वो भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। उसमें क्या था आपका, उसमें आपका जो टीचर था वो सेंटर्ड था, और इसमें क्या आपका लर्नर आपका सेंटर्ड है। तो आपको यहाँ पे चीजें क्लियर होगी, यानी कि अगर उसका पैडागोगी था तो इसका एंडागोगी हो जाएगा, ठीक है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि एंडागोगी, उसका बिल्कुल एंडागोजी यानी उसका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इससे पहले जो हमने देखा था वो था आपका कौन सा था वो, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा आपका एंडागोगी, इसका बिल्कुल सही है। इसके अगर पूछा जाए कि इसके जो किसने दिया था, तो आप उसका कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो कि जो आपका अडल्ट लर्निंग है किसने दिया था, तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। एंडागोगी में क्या है, आप एक दूसरे डिस्कस कर सकते हो, जो आपको टीचर पढ़ाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके एडल्ट लर्निंग है आपकी,
किसमें आता है आपका एंडागोगी में आता है। इसके कितने आपके एजम्पशन होते हैं, तो आपके 5 एजम्पशन होते हैं। कितने इसके प्रिंसिपल होते हैं, तो जो हमारे सिलेबस में इसके 4 प्रिंसिपल है और 5 इसके एजम्पशन है। तो शायद आपको चीजें क्लियर होगी। इसमें क्या होता है आपका एंडागोगी में क्या होता है, इसमें जो आपकी प्रॉब्लम है ये आपके सेंटर्ड में होता है। क्या है प्रॉब्लम, क्या आपका लर्नर है, लर्नर जो क्या होता है सेंटर्ड होता है। आपसे ये भी पूछ लेता है आपका कि जो इसमें प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, तो प्रॉब्लम आपका सेंटर्ड होता है, बिल्कुल सेंटर्ड में होता है। और इसका जो एक तो जो मोटिवेशन होता है ना इसका, इसमें जो मोटिवेशन होता है ये आपका इंटरनल होता है। किसका ऐसा होता है आपका, आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि एंडागोगी में जो होता है, एंडागोगी में ये इसका जो एक तरह से जो मोटिवेशन है ये क्या इंटरनल होता है एक्सटर्नल होता है। तो इसका मोटिवेशन जो होता है आपका इंटरनल होता है। और जो आपका पेडागोगी होता है, पेडागोजी, इसमें क्या होता है, इसमें आपका मोटिवेशन आपका एक्सटर्नल होता है, क्योंकि जो टीचर है आपको बताते हैं और ये बंदा अंदर से खुद मोटिवेट होता है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे चीजें क्लियर होगी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद प्रेम सर आपको एक तरह से पोइट्री सुनाने वाले हैं और साथ ही साथ आज का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और ऐसे जैसे क्लास खत्म होगा उसके 5 या 7 मिनट बाद हम आपको रिजल्ट के अनाउंस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जो एंड्रागोजी का जो सिद्धांत है उसको किसने दिया है? मैल्कम नोवेल्स ने दिया है, मास्लो ने दिया है, पैवलो ने दिया है या ब्लूम्स ने दिया है? तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे कुछ किसने एसोसिएट किया था या फिर किसने दिया था आपको। ठीक है, तो किस ने दिया था आप उसको जवाब दे सकते हो। किसके, मैल्कम नोवेल्स ने दिया था आपके मैस्लो साहब ने दिया, पाउलो साहब ने दिया, ब्लूम साहब ने दिया, किसने दिया? तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दो। इसके बाद प्रेम सर आपको एक उड़ान भरने वाली एक पोएट्री है, शायरी वगैरह सुना सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके किसने दिया था, तो कि जिसने कमेंट सेक्शन में जवाब दिया ऑप्शन नंबर है उसका बिल्कुल सही है। किसने दिया, तो ये आपके मैल्कम साहब थे। कौन से थे आपके, ये आपके मुलकलम नोट्स करके थे। ठीक है, और इन्होंने कौन से ईयर में दिया था, इन्होंने 1913 से लेकर 1997 के बीच 1997 के बीच में दिया था, यानी कि 1930 से लेकर आपके 97 के बीच में उन्होंने दिया था। ठीक है, तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर होगी। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जो आपका एंडागोगी है, एंडागोजी है जो भी है आपका, ठीक है, तो ये आपका किसके लिए है, तो ये आपका अडल्ट के लिए है। जो आपके पेडागोगी है ये आपके चिल्ड्रन या बच्चों के लिए है। तो शायद आपको चीजें क्लियर है। अब आपको उड़ान भरने वाले प्रेम से शायरी सुनाने वाले, इसके जस्ट 5 या 7 मिनट बाद हम आपको रिजल्ट के अनाउंस करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत से बच्चों के बहुत बढ़िया बढ़िया नंबर आया है, आपने बहुत बढ़िया एफर्ट दिखाया। आज का जो सेकंड पार्ट है हम कल सुनाने वाले हैं। प्रेम सर, तो उम्मीद है कि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। जाते जाते एक छोटी सी पोएट्री आप सबके लिए। जिंदगी इंतजार जैसी है, जिंदगी इंतजार जैसी है, दूर तक रह गुजर जैसी है, चंद बेचेहरा आहटों के सिवा सारी बस्ती मजार जैसी है। रास्ते चल रहे हैं सदियों से, रास्ते चल रहे हैं सदियों से, कोई मंजिल गुबार जैसी है। कोई तन्हाई अब नहीं तन्हा, कोई तन्हाई अब नहीं तन्हा, हर खामोशी पुकार जैसी है। जिंदगी रोज का हिसाब किताब, जिंदगी रोज का हिसाब किताब, कीमती शह उधार जैसी है, कीमती शह उधार जैसी है। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अभी 5 मिनट बाद आपसे फटाफट दोबारा मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, 5 मिनट बाद दोबारा मिलते हैं। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।